सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरण की लाइव कक्षा संख्या 214 को पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में गलती से जो कक्षा की संख्या मैंने बोली थी वो गलत बोली है। पिछली कक्षा जो मैंने पढ़ाई थी वह 213वीं कक्षा है। ठीक है, तो इस कक्षा में उस कक्षा की संख्या जो गलती से बोली गई है तो उसमें शोधन करने। यह 214वीं कक्षा है, 214। ठीक है मित्रों, ये संपूर्ण पाणिनी व्याकरण इसमें पढ़ाया जा रहा है और प्रतिदिन देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर नए नए पाठक संपूर्ण विश्व से जुड़ते हैं और पाणिनी व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूं कि इस कक्षा को कौन पढ़ सकता। सबसे पहले इस पाणिनीय व्याकरण कक्षा को पढ़ने के लिए आपको संस्कृत भाषा का लिखना और संस्कृत सामग्री को पढ़कर के उसका अर्थ करना हिंदी के माध्यम से, अर्थात ये हिंदी मीडियम से पढ़ाई जा रही है तो संस्कृत सामग्री का आप हिंदी में अर्थ कर लेते हैं संस्कृत के वाक्यों का, तब आप इस कक्षा को पढ़ने के योग्य हैं। जो संस्कृत भाषा को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनके लिए ये कक्षा नहीं है, उनको ये कक्षा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संस्कृत का जो ग्रामर है, संपूर्ण ग्रामर है महर्षि पाणिनि का, उसको समझने के लिए पहले हमें कुछ समय तक संस्कृत भाषा का अध्ययन करना होता है, लैंग्वेज का। तो जो भी हमारे पाठक यदि संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं बिल्कुल, तो वो इस कक्षा को ना पढ़े, वो संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में भाग ले। उनको कौन सी कक्षा पढ़नी चाहिए संस्कृत सीखने के लिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे आप सहयोग ले सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आप यह कोर्स पढ़िएगा। और जो संस्कृत भाषा को जानते हैं उनके लिए ये कक्षा है, वो आराम से व्याकरण को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और मित्रों, यदि इस कक्षा का पूरा आप यदि लाभ लेना चाहते हैं तो मैं इन पुस्तकों के माध्यम से इस व्याकरण को पढ़ा रहा हूं। ये 3 पुस्तक मोटी मोटी हैं आपकी, इनको बोलते हैं अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है। इन्हीं को मैं इसमें पढ़ाता हूं। आप देखेंगे पीडीएफ इन्हीं में से छांट करके बनाता हूं, कहीं कहीं जो सूत्र होते हैं। और ये 2 मूल ग्रंथ हैं, ये अष्टाध्यायी और धातुपाठ। ठीक है, ये धातुपाठ है, ये अष्टाध्यायी। ये 5 पुस्तक हैं, अर्थात 3 पुस्तक तो एक है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, ये 3 भागों में है, और 2 पुस्तकें इस कक्षा को अच्छी प्रकार से पढ़ने के लिए ये आपके पास में ये पुस्तकें हैं तो आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप सामान्य पढ़ते जाएंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है। यदि किसी भी पाठक को ये पुस्तकें चाहिए तो वो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जान सकते हैं कि ये पुस्तकें कहाँ मिलेंगी। ये हमारी पुस्तकें नहीं है, हमारा कोई पब्लिकेशन नहीं है। चलिएगा, आप कक्षा को पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, एक आपको आदेरी टोडा वाह, ये पूरा सूत्र पढ़ा दिया था मैंने आपको।
और इसके अलावा मैंने आपको नीचे वाला सूत्र भी पढ़ाया था, इसका अर्थ आपको समझा दिया था। शः प्रत्यय, यही मैंने इसका अर्थ बताया था। सिद्धियां नहीं बताई थी, सिद्धियां मैं आपको आज अभी बताऊंगा। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं इसका सरल सा अर्थ है इसका कि शः प्रत्ययस्य माने उपदेशे प्रत्ययस्य आदेः शकार इतसंज्ञको भवति। माने उपदेश में महर्षि पाणिनि के अर्थात दो ही उपदेश आएंगे, क्योंकि प्रत्यय दो ही उपदेश के अंदर हैं, एक धातु पाठ में और एक उसमें अष्टाध्यायी में और उणादि कोश में। दो जगह प्रत्यय है, उणादि कोश और अष्टाध्यायी। तो उणादि कोश और अष्टाध्यायी जो उपदेश हैं उसमें जो भी प्रत्यय विधान किए गए हैं, उस प्रत्यय के आदि में यदि कहीं पर ये श मिल जाता है, ठीक है, श मिल जाता है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा दर्शनम लोपा हो जाता है। उदाहरण इसके हम देखेंगे, उदाहरण दो दिए हैं इसके अंदर। उदाहरण दिया है नर्तकी और रजकी। इसमें आप देखेंगे प्रत्यय ऐसा प्रत्यय किया गया है कि जिसके आदि में श की संज्ञा हुई है। ठीक है, चलिए आइएगा, यहां पर है ये पीछे नर्तकी नृत्य करने वाली, ये परिशिष्ट में है, ये पुस्तक के पीछे सिद्धि दी गई है। ठीक है, तो मैं पीडीएफ तो मैं जगह जगह जैसे सूत्रों को इकट्ठा करके बनाता हूँ। ठीक है, और जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें एक सूत्र क्रमानुसार है। चलिए, नर्तकी का अर्थ होता है नृत्य करने वाली, नाचने वाली। ठीक है, अब देखिएगा नृति गात्र विक्षेपे, क्या है धातु के लिए यहाँ पर नर्तकी के लिए नृति गात्र विक्षेपे, माने जो नृति धातु है वो गात्र माने शरीर के अंगों का, विक्षेप माने इधर उधर फैलाना। तो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं तो शरीर के अंगों को इधर उधर फैलाया जाता है, हिलाया जाता है। तो सबसे पहले नृति, इसमें से नृति धातु ले ली, भूवादयो धातुआ से धातु संज्ञा हो गई, उपदेश अजन्मास्य के इत से इसे ई की संज्ञा हो गई, तस्य लोपः आदर्शनम लोपः लग करके क्या बच्चा नृत्य बचा। ठीक है, अब इसकी धातु संज्ञा हो गई तो धातु हो, धातु के अधिकार में, धातु के अधिकार में सूत्र है शिल्पिनी शून। ठीक है, शिल्पिनी शून। तो शिल्पिनी शून क्या है, कहते हैं कि शिल्पिनी कर्तरी वाच्ये कर्तरी अभिधेय धातु हो शून प्रत्ययो भवति। अभी मैं अर्थ आपको दिखा देता हूं, और वो प्रत्यय परश्च परे हो जाता है। ठीक है, पहले इसका अर्थ देख लीजिएगा। शिल्पिनी शून, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 145वां सूत्र है। ये कहता है कि धातोः शून प्रत्ययो भवति शिल्पिनी कर्तरी वाच्ये, माने धातु कोई भी धातु होगी उससे क्या है श्वन प्रत्यय हो जाता है यदि जो उस क्रिया को करने वाला, धातु क्रिया की क्रिया को करने वाला यदि जो करता है वो क्या है शिल्पी होना चाहिए, किसी भी कला का शिल्पी होना चाहिए। ठीक है, माने शिल्पित्व द्योतित होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, शिल्पनी का अर्थ है कला, तो नाचना एक कला है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कर्ता में इस सूत्र से क्या हुआ, शून प्रत्यय हो गया। ठीक है, ये प्रत्यय पृष्ठ परे हो गया। अब ये प्रत्यय है, अब देखिएगा यहां पर, अब ये प्रत्यय है शून। अब यहां पर ये प्रत्यय किससे हुई, इससे नाम प्रत्यय हो गया। तो प्रत्यय के आदि में क्या है जी, मूर्धन्य श है। प्रत्यय के आदि में क्या है, मूर्धन्य श है। तो प्रत्यय के आदि में जो मूर्धन्य श है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा हो गई शाह प्रत्यय से। इस सूत्र को हम पढ़ रहे, तो तस्य लोपः आदर्शनम लोपः, और न की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, हलंत्यम तस्य लोपः आदर्शनम लोपः। क्या बच्चा, वो बच्चा ये। ठीक है, वो बचा। अब यहां पर क्या है, वो ये नृत्य हो गया आपका
ये वू, नृत्य और वू, वू के परे रहते पूर्वत अंग संज्ञा करेंगे। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा हो गई। अंग के अधिकार में एक सूत्र है युवोर नाकौ, ठीक है, क्या सूत्र है? युवोर नाकौ, पूर्वत अंग संज्ञा होकर के, हमने सूत्र आपको बता दिया, बोल दिया। अंग के अधिकार में अंगस्य के अधिकार में क्या है? युवोर नाकौ। युवोर नाकौ क्या कहता है कि अंग संबंधी जो यू और वू को यथासंख्य, माने यू को अन और वू को अक आदेश हो जाता है। इसका अर्थ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आइएगा। ये सूत्र है, आप देखेंगे 7वें अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है, युवोर नाकौ, ठीक है। क्या सूत्र है? युवोर नाकौ। ये क्या कहता है? जो मैंने आपको अर्थ बताया वही कहता है। अंग संबंधिनोः यु वु इत्येतयोः स्थाने यथासंख्यम अन अक इत्येतावादेशौ भवतः। माने अंग संबंधी जो यू अथवा वू, उन दोनों को यथासंख्य माने क्रमानुसार यू को अन और वू को अक आदेश हो जाते। यहां पर वू है तो वू को कौन सा आदेश होगा? अक आदेश होगा, ठीक है। अब यहां पर अक आदेश हो गया, वू को अक हो गया, तो क्या बनेगा? नृत्य अक। अब इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है तो इसके स्थान में ये हुआ, तो इसके परे रहते भी इसकी अंग संज्ञा है, तो अंग के अधिकार में अब सूत्र आएगा पुगंत लघुपधस्य च। बहुत बार पढ़ाया आपको, लगभग मैंने आपको 200 बार पढ़ा दिया होगा ये। पुगंत लघुपधस्य च माने अंग की अंग की लघु उपधा को सार्वधातुक अथवा आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते गुण हो जाता है, ठीक है। यही इसका अर्थ है सामान्य सा। सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? अंग की लघु उपधा तो गुण हो जाता है। उपधा क्या होती है? अलोन्त पूर्व उपधा, माने अंतिम वर्ण से पूर्व वाला वर्ण उपधा संज्ञक होता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? ये कैसा है? आर्धातुक प्रत्यय। शून्य प्रत्यय क्या है? आर्धातुकम शेष से आर्धातुक प्रत्यय, तो आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते क्या हुआ? उसको गुण हो गया। गुण क्या होगा? स्थान्यंतरतमा लग करके और उरण रपरः, इसमें एक सूत्र लगेगा उरण रपरः, क्योंकि माने उ के री के स्थान में यहाँ पर अण हो रहा है तो अर हो जाएगा, ठीक है। तो उरण रपरः स्थान्यंतरतमा के सहयोग से क्या हो गया? नर्त, ठीक है। गुण होकर के नर्त और अक। अब देखिएगा गुण हुआ, यहां वू के शित होने से, ये क्या है? वू शित था तो उसके स्थान में ये भी आया तो ये भी शित माना जाएगा। ये भी क्या है? शित माना जाएगा। शित माना जाएगा तो शित होने के कारण से, तो जब स्त्री को कहते हैं तो प्रत्यय विशेष आता है स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग के शब्द बनाने के लिए विशेष प्रत्ययों का विधान किया गया। तो यहाँ नाचने वाला आदमी नहीं है, नाचने वाली कौन है? स्त्री है। तो उसके लिए यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, शिद गौरादिभ्यश्च, 4-1-41 सरल सूत्र है। ये ऐसा प्रत्यांत शब्द जो शित है, माने शित अथवा गौरादि गण में गण है, समूह है, उसमें पड़े हुए शब्द हैं, यदि स्त्रीलिंग स्त्री को कहा जाता है तो उसके लिए क्या होता है? गीश प्रत्यय होता है। क्या होता है? गीश प्रत्यय होता है। गीश प्रत्यय होता है, वो प्रत्यय कहां पर होता है? प्रत्यय प्रश्न। तो यहां क्या हो गया? नर्तक और गीश हो गया। गीश हो गया तो गीश का ये हलंत्यम तस्लोपः अदर्शनम लोपः, और ये आपका लशक्व तद्धिते से न चला गया, तस्लोपः अदर्शनम लोपः। अब ई बचा, ठीक है, ये ई बचा। अब यहां पर क्या है? यची भम, यची भम से इसकी क्या हो गई? भासंज्ञा हो गई। माने ये ईकारादि माने आजादी प्रत्यय है, तद और स्वादी है, सर्वनाम स्थान भिन्न है, तो क्या है? इसकी क्या हो गई? अनर्थक की हो गई भासंज्ञा। भासंज्ञा के अधिकार में क्या है? अंग संज्ञा पहले से आई, भासंज्ञा के अधिकार में भस्य यस्येति च,
माने भस्य, भस्य के अधिकार में यस्येति च, यस्येति च ने क्या किया, इस ईकार के परे रहते इस नर्ता का आका लोप कर दिया। क्या कर दिया? आका लोप कर दिया। ठीक है, यस्येति च माने अवर्ण का लोप हो गया, तो लोप हो गया तो ये क्या बचा? नर्तक और ई। अब यहां पर इसमें जोड़ दिए नर्तकी। यहां पर एक सूत्र लगाया बस केवल। यहां पर क्या आपको अधिकतर दो ता दिखते हैं, धातु में एक ही ता था, यहां तक एक ता था नर्तक, या नर्तकी, दो ता दिखते हैं। तो दो ता के लिए सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे। अचोरहाभ्याम द्वे से क्या है? अच माने अच से उत्तर जो रेफ अथवा हकार, उससे उत्तर, ठीक है, उससे उत्तर जो यर होता है उसको द्वित्व होता है। इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूं, आइएगा दिखा देता हूं। ये देखिए अचोरहाभ्याम द्वे, अचः उत्तरौ यौ रेफ हकारौ ताभ्याम उत्तरस्य यरो द्वे बा भवतः। माने अच से उत्तर जो रेफ हमरा अथवा हकार, उनसे भी उत्तर यदि यर का कोई वर्ण है तो उसको विकल्प करके दो बार उच्चारण हो जाता है। सर संधि सूत्र है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये आप देखेंगे यहां पर ये न का आय, आ के बाद में र है, र के बाद में ता है। तो अच मन अ से मन अ अच हो गया, अच से उत्तर र आ गया, र से उत्तर क्या है? ये त क्या है? यर है, यर में आ रहा है, इसलिए इसको विकल्प करके दो बार हो सकता है, एक बार हो भी सकता है, एक बार नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ दो बार तको ता दो बार हो गया, तो नर्तक, नर्तक और ई नर्तकी। ठीक है, अब यहां पर क्या है? नर्तकी बन गया, डबल ता हो गया, विकल्प से है, एक ता भी लिख सकते हैं। ठीक है, नर्तकी ऐसा भी और नर्तकी ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पूर्ववत स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, ये सु आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गीवंत है, तो ज्ञाप प्राप्ति का सु औजस आदि सभी सूत्र लगा करके पूर्ववत स्वादि उत्पत्ति करके क्या होगा? उस सु का अप्रक्त एकाल प्रत्यय अप्रक्त संज्ञा हो जाएगी, और हलज्ञा दो दीर्घा सुति प्रिक्तम हल से उसका लोप हो जाएगा, सु के सकार का। तो क्या बन जाएगा? नर्तकी। ये इसकी मैंने पूरी सिद्धि बता दी जड़ से लेकर। ठीक है, अब ये सिद्धि किसको समझ में आएगी? जिसने पीछे की कक्षाएं पढ़ी, इसको स्वादि उत्पत्ति के सभी सूत्र जो मैंने कई बार पढ़ाए हैं वो सभी जानते हैं, वो ही इस कक्षा का अच्छा लाभ ले सकते हैं, अथवा जो पहले से कुछ थोड़ा व्याकरण जानते हैं वो इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप नए हैं व्याकरण के क्षेत्र में तो आप पहले से सभी कक्षाओं को पढ़ के आइए क्रमानुसार। आपके लिए कोर्स यहीं पर 100 साल तक उपलब्ध है, 100 साल तक आपको यहीं फ्री में निःशुल्क मिलता रहेगा। चलिएगा, अब इसके बाद में है रजकी। क्या है? रजकी। रजकी का अर्थ होता है धोबिन, धोने, वो भी कपड़े धोने की कला है एक तरह से, तो कपड़े को धोने वाली धोबिन। ठीक है, यहाँ क्या होता है? रजकी में यहाँ भी रंज धातु है, रंज रागे, ठीक है, आदि। रंज धातु से क्या है? सब कुछ पूर्वत होगा, बस केवल यहाँ पर क्या है? एक सूत्र विशेष लगेगा। एक सूत्र कौन सा लगेगा? कि ये जो न्या है इसका लोप करना है। क्या है? इसका लोप करना होता है, बाकी सारा वही प्रत्यय होंगे, सब कुछ होंगे। ठीक है, इसका लोप होता है, अनुनासिक का लोप होता है। राजा, राजा का राजा, नाराजा असूपा संख्यानम। तो क्या है? राजा का राजाना राजा सूप संख्यानम। इसमें क्या है? रंज धातु के अनुनासिक का लोप कहना चाहिए, वार्तिक है। ठीक है, राजा का राजा नाराजा सूप संख्यानम।
तो इसमें राजा का, ये राजा रंज धातु है तो रजक के ये इसका लोप हो गया अनुनासिक का, बस वार्तिक से होता है। ठीक है, ये वार्तिक कहां पर है, 6-4-24 में है। ठीक है, वो वार्तिक के द्वितीय वृत्ति का विषय है। तो ये हो गया, रंज धातु के अनुनासिक का लोप हो गया। तो बस इतना बचा ये राजा, और फिर इससे पूर्वत सारा कुछ वही श्वनादि लाकर के पूरी वही सारी इस सूत्र का भी प्रयोजन घट जाएगा। शाह प्रत्यय तस्य लोपा, भू को अक हो जाएगा आदि करके पूरा आप बनाएंगे, अपने आप बनाएंगे अब। ठीक है, तो ये हो गया राजकी। तो नर्तकी, रजकी, ये दो उदाहरण मैंने आपको बता दिए, नोट्स बनाते रहिएगा पूरे। ठीक है, हमारे जो आरंभ से पढ़ने वाले पाठक हैं, आरंभ से अर्थात कभी से भी आप आरंभ कर सकते हैं, 50 साल बाद भी आरंभ होगा इसका। ठीक है, चलिएगा। अब हमारा आगे का सूत्र है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया शाह प्रत्यय से। अब आइएगा चुटू। बोलिएगा चुटू। प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 7वां सूत्र। चुटू प्रथमा विभक्ति द्विवचनांत। समास, समास क्या है, चुष्ट तुष्ट चुटूं। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व, दो ही तो है, चू और टू, चुटू। ठीक है, इतर इतर द्वंद्व हो गए। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आती है, प्रत्यय आदि उपदेशे इत, इतने शब्दों की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, प्रत्यय से तो ऊपर वाले सूत्र से आ रही है, उससे ऊपर आ रही है आदि की, आदि टोडवा से, और पीछे से उपदेश इतनी चल रहा है, उपदेश से उपदेश और इत चल रहा है। सरल अर्थ है इसका, कठिन नहीं है, परंतु ये ध्यान रखने हमेशा। कहते हैं कि अर्थ उपदेशे प्रत्ययस्य आदि च वर्ग टवर्गौ इत संज्ञकौ भवतः। कहते हैं उपदेश में, देश वही उपदेश है, अध्याय और उनधिकोश। प्रत्ययस्य माने प्रत्यय के, आदि माने आदि में वर्तमान, कौन, च वर्ग और ट वर्ग माने च वर्ग माने च छ ज झ ञ, ट वर्ग माने ट ठ ड ढ ण, ये दो हो गए 5, 10, 5 5 10। इत संज्ञक भवतः माने चवर्ग का अक्षर तो टवर्ग के अक्षर क्या कहते हैं, इत संज्ञक हो जाते। ठीक है, इत संज्ञक हो जाते हैं, तो इत संज्ञा होने से कहता है लोपः, जाइएगा, अदर्शनम लोपः, जाइए अपने घर को वापस चलिएगा। तो इत संज्ञा देखते हैं, इसके लिए सिद्धियां कुछ दी हैं, सिद्धियों को करेंगे। ठीक है, उदाहरण है आपका इसका, कौन्यायन्यः, ब्राह्मणाः, शाण्डिक्याः, ये तो आपके इसके हो गए चवर्ग के। टवर्ग के, टवर्गः, टवर्ग के उदाहरण वाचा, पुरुचरी, मद्रचरी, उपसर्जाः, मंदुरजाः, आन्नाः। ठीक है, सिद्धियां इसमें काफी, पर पूरी कोशिश करेंगे, आप पूरी कराएंगे सिद्धि। कोशिश यही रहेगी कि आज की कक्षा में इस सूत्र की सभी सिद्धियां मुझे करानी हैं। पढ़ते रहिएगा आप आराम से। ठीक है, चलिएगा। ये समझ में आ गया। अब उदाहरण लेते हैं, पहले कौन्यायन्य, ब्राह्मणा, शांडिक्या, ये चवर्ग के ले लेंगे, फिर टवर्ग के लेंगे। ठीक है, आइएगा इसमें कैसे घटाते हैं ये हमको देखना है। ये देखिए, ठीक है, चुटू,
कौंजायन्य का अर्थ होता है कुंज नामक व्यक्ति का पौत्र। ठीक है, माने गोत्र संज्ञक, माने कुंज नाम का कोई व्यक्ति है उसका पुत्र का भी पुत्र। ठीक है, तो गोत्र संज्ञक है मुख्य रूप से। प्राचीन काल का शब्द है, वर्तमान में इसका कोई ऐसा प्रयोग नहीं है, परंतु संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ये प्रयोग तो हमें जानना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कुंज ये प्रातिपदिक है, नाम वाच्य नाम है किसी का। ठीक है, इसका क्या है, अर्थव धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, तो प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या करेंगे, यहां पर हमने जो विग्रह किया वो क्या किया, कुंजस्य गोत्रापत्यम। क्या विग्रह करेंगे, इसका विग्रह करना पड़ेगा, कुंजस्य गोत्रा ठीक है, कुंजस्य गोत्रापत्यम। ये ऐसे ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया लौकिक विग्रह। ठीक है, कुंज नाम का व्यक्ति का गोत्र रूपी अपत्य, गोत्र संज्ञक अपत्य। तो यहाँ षष्ठी है, तो हम विग्रह में रखेंगे, क्या रखेंगे, कुंज और गस षष्ठी का आ गया। ठीक है, पूर्वत गस व्यक्ति आ जाएगी षष्ठी से स्वादि उत्पत्ति करके, षष्ठी से आदि लगा करके। ठीक है, तो कुंज गश। अब यहाँ पर समर्थानाम प्रथमाद्वा, ये सूत्र हमने आपको पढ़ाया है परंतु अभी विस्तार से नहीं पढ़ाया, ये चौथे अध्याय का, ये तो वही समझ में आएगा पूरा। बस समर्थान माने ये तो समर्थ है, इसमें से जो पहला समर्थ है उससे ही उसके अधिकार में कहे हुए प्रत्यय विकल्प से होते हैं। ठीक है, एक बार ऐसा विग्रह का प्रयोग भी हो सकता है, एक बार प्रत्यय ला करके भी हो सकता है, अर्थात ऐसा बना करके। तो समर्थानाम प्रथमाद्वा के अधिकार में सूत्र है गोत्रे कुंजादिभ्यश्चफञ्। ठीक है, ये 4 1 98। ये कहता है कि गोत्र अपत्य को कहने के लिए कुंजादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे चफई प्रत्यय होता है। प्रत्यय बहुत विशेष है, क्या प्रत्यय होता है, चफई चफई। ठीक है, वो प्रत्यय का होता है प्रत्यय परश्च। ठीक है, चलिएगा सूत्र का अर्थ दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। चलिए, वो सामान्य है, मैंने बता दिया सूत्र का अर्थ उसमें सामान्य है। ठीक, यही था। ठीक है, कि गोत्रापत्य को कहने के लिए कुंजादिगण में पठित शब्दों से षष्ठी समर्थ से क्या हो जाता है, चफई प्रत्यय हो जाता है, प्रत्यय पर चफई हो गया। ठीक है, मैंने अर्थ पूरा बता दिया आपको। अब क्या है, यहाँ पर इसकी चफई है, ये क्या है, तद्धिता से तद्धित संज्ञा का है। तद्धित संज्ञा होने से क्या है, कृत तद्धित समासाश्च से इसके पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से क्या हुआ, लुक हो गया। बीच में प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो गया। लुक क्या होता है, प्रत्यय से लुक श्लू लुपः। तो कुंज चफई ऐसा बन गया, कुंज चफई। ये यहाँ पर ये अब हरंत्यम तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, और चुटू लगा दिए पहले। ठीक है, चुटू में लगा सकते हैं, चुटू तो चुटू माने प्रत्यय के आदि में वर्तमान चवर का कोई अक्षर है उसकी संज्ञा हो जाती है। तो चाय यहाँ पर तो च की संज्ञा हो गई, और तस्य लोपः आदर्शनम लोपः, ये लग करके य भी चला गया, च भी चला गया। तो क्या बचा, फ बचा, कुंजा फ। ठीक है, अब देखिएगा, अब सरल है, यहाँ कुछ विशेष हमको कुछ नहीं करना, मुख्य रूप से ये दिखाना था चुटू का। बाकी की सिद्धि तो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सिद्धि आगे भी आएगी आपको, पर यहाँ पर अच्छा पक्का कर लेंगे तो आगे सुविधा हो जाएगी आपको। कुंज फ पूर्वत अंग संज्ञा हो करके, पूर्वत माने अस्मात् प्रत्यय विदिष्ट तदादि प्रत्यय से अंग संज्ञा हो गई। अंग संज्ञा होकर के अंग के अधिकार में सूत्र अंगस्या के अधिकार में आय नेई नी फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। ठीक है, ये सूत्र है,
ये सूत्र लग करके, ये सूत्र क्या कहता है, आइएगा मैं दिखा देता हूं आपको। ये सूत्र कहता है, ये सूत्र है 7वें अध्याय का दूसरा सूत्र है। ठीक है, कौन सा सूत्र है ये? दूसरा सूत्र है। आयनेयी नीयः फाढ़ खाछ घाम प्रत्ययादीना। ठीक है, अर्थ है, अर्थः प्रत्ययादीनां फाढ़ खाछ घ इत्येतेषां स्थाने यथा संख्यम आयन आय एय ईन ईय ईय इत्येते आदेशा भवन्ति। ठीक है, कहते हैं कि जो प्रत्यय का आदि वर्ण, प्रत्यय का आदि वर्ण यदि इनमें से है, कोई फ है अथवा ढा है अथवा खा है अथवा छा है घ है, तो उनको क्या यथासंख्य करके ये आदेश हो जाते हैं। तो हमारे पास में चफई प्रत्यय, तो अभी प्रत्यय का आदि क्या है, फ है। ठीक है, फ आ रहा है, फ बचा है, तो उस फ को यहाँ पर क्या होगा, यथासंख्य। फ को कौन सा आदेश है, आयन है। ठीक है, फ के आ को आदेश नहीं होता, आ तो अलग रहता है। फ के फ को आदेश हो जाता है तो आयन मन नकारांत। ठीक है, तो आयन आदेश हुआ इससे, बस इतना ही समझना है। ये 7वें अध्याय का, वहां पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर आयनेयी फाड़ा खच गाम प्रत्यादीनाम से क्या हुआ, आयन आदेश हो गया फ को, और फ का अवचाये मिला देंगे इसमें। ठीक है, आयाना पूरा बन जाएगा। अब अंग 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 के अधिकार में तद्धितेषु चामादेश, सूत्र सैकड़ों बार पढ़ा। तद्धितेषु चामादे माते ईत णित तद्धित के परे रहते जो अंग है उसके आदि अच को वृद्धि हो जाती। तो ये चफई था, ये ईत था, ये ईत है, तो इसके परे रहते अंग के आदि अच को वृद्धि होगी। माने आदि अच इसमें क्या है, ऊ है, तो ऊ को वृद्धि होगी। तो वृद्धि रादैच स्थाने अंतरतम। ठीक है, लग करके क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ऊ को औ वृद्धि होती है, स्थाने अंतरतम, तो औ वृद्धि हो गई। और फिर यहां पर यस्येति च, यस्येति च माने इसके परे रहते इसकी क्या है, भाषंज्ञा है। यच्ची भम से भाषंज्ञा है, और भस्य भस्य के अधिकार में यस्येति च से क्या हो गया, इस आकार का लोप हो गया। तो क्या बना, कौंज वृद्धि होकर कौंज बन गया, और ये आयाना मिला दीजिएगा, तो कौंजायाना। ठीक है, ये क्या है, तद्धित प्रत्यांत शब्द। तद्धित होने से क्या, कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाश्च होने से क्या हुआ, इसकी पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा है। ठीक है, पहले भी की थी, अभी फिर दोबारा किए। ये पूरा क्या है, प्रातिपदिक बन गया। अब प्रातिपदिक बनने से क्या है, प्रातिपदिक के अधिकार में, प्रातिपद्या प्रातिपदिकात माने ज्ञा प्रत्यपद, प्रातिपदिक के अधिकार में व्रातच फयोर स्त्रियाम, ये सूत्र है एक। ठीक है, इससे एक और प्रत्यय कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। व्रातच फयोर स्त्रियाम, ये क्या कहता है, ये इ प्रत्यय करता है। कठिन उच्चारण करना, प्रत्यय करता है। अब देखिएगा, इसका मैं पहले आपको अर्थ बता देता हूं। स्वार्थ में करता है ये प्रत्यय। ठीक है, ये देखिए, ये 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 113वां सूत्र है। ये उतने प्रचलन में अभी नहीं है, परंतु हमें जानने चाहिए प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए। अर्थ व्रातवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः चफई प्रत्ययाः प्रत्यांतेभ्यश्च स्वार्थे ञः प्रत्ययो भवति अस्त्रियां। यह कहा है कि व्रातवाची माने जो जीवों को मार मार करके अपना जीवन चलाते हैं, जो कुंजर कूजड़ होते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं कुत्ते आदियों को लेकर के, ऐसे लोगों के समूह को कहने वाला जो शब्द है। और ठीक है, और क्या है, चफई प्रत्यांत शब्द अथवा चफई प्रत्यांत शब्द। ठीक है, दूसरे कौन से, चफई प्रत्यांत शब्द। उनसे क्या है, स्वार्थ में, स्वार्थ का अर्थ होता है कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं है, वो जो शब्द है उसी को अर्थ को कहने के लिए आ रहा है। स्वार्थ में क्या है, यहाँ प्रत्यय होता है। ठीक है, अस्त्रिया माने स्त्री को ना कहना हो तो पुरुष को कहने के लिए। ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिएगा, इतना काफी है अभी।
तो अब इसको क्या हुआ, यहां पर ये प्रत्यय कर दिया हमने, न्य प्रत्यय कर दिया, प्रत्यय परश्च परे हो गया ये। तो कौन जायन और न्य, अब यहां पर क्या है, इसकी एक संज्ञा हो जाएगी, चुटू चबर का है, तो चुटू से इसकी क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई। तस्य लोपा अदृश्यम लोपा, इसकी इसके परे रहते इसकी क्या है फिर भासंज्ञा हो गई। यच्छि भम, यच्छि भम से क्या हो गई भासंज्ञा, भासंज्ञा होने से क्या हो गया, यस्येति च, यस्येति च से इसके भी आकार का लोप हो गया, इसके आकार का लोप हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, ये न बचा, न हो गया ऐसा हलंत। फिर इसको मिला दीजिए, कौंजायन्य बन गया, कौंजायन्य, और लग का पूर्व स्वादित्पत्ति, अब ये तद्धित हो गया, ये भी तद्धित है, ये आया है, ठीक है, यही प्रत्यय आया है, ये भी क्या है तद्धित है, तद्धिता से कित तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादित्पत्ति पूर्वत करके सु को रुत्व विसर्ग आदि होकर के कौंजायन्य। तो इस सिद्धि में दो प्रत्ययों में चुटू से इस संज्ञा हमने करके आपको समझा दिया कि चुटू इस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब आइएगा आगे, ये सिद्धि हो गई आपकी, ठीक है। अब है आपका इसके बाद में उदाहरण ब्राह्मणाः शांडिक्यः, ठीक है। तो ब्राह्मणाः यहाँ इस सिद्धि में आगे नीचे दिया है इन्होंने ये, तो पहले ब्राह्मणा बहुवचन का है, उसमें अभी बता देंगे आपको, ठीक है। पहले शांडिक्य सिद्धि दी है, तो शांडिक्य देख लेते हैं, ठीक है, वहां पर आगे पीछे क्रम हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। शांडिक्य, शांडिक्य हमें क्या है, शांडिक्य में शांडिक देश है, निवास माने अभिजन जिसका वह, शांडिक होता है। शांडिक कोई स्थान रहा होगा प्राचीन काल में, ठीक है, तो कोई छोटा मोटा राज्य रहा होगा, तो वह देश, वो देश है, निवास माने अभिजन, अभिजन का अर्थ होता है कि किसी के पूर्वजों का स्थान, किसी के पूर्वजों का स्थान, माने जैसे मानिएगा कोई व्यक्ति अभी दूर देश में चला गया, उसके पूर्वजों का स्थान पूछते हैं तो उसका जो मूल स्थान बताया जाता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति है, तो वो कहीं दूसरी जगह रह रहा है, तो वो कहता है कि मैं शांडिक्य हूं, शांडिक्य माने मेरे पूर्वज शंडिक देश के रहने वाले थे, पर मैं वास्तव में शंडिक देश में नहीं रहता हूं अभी, ठीक है। तो ये अभिजन बोलते हैं इसको, अभिजन माने पूर्वजों का स्थान, ठीक है, तो उसको कहने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ शंडिक शब्द है, ठीक है, शंडिक शब्द है, शंडिक से यहाँ पर सीधा आपको क्या लाना है, अभी इतना ही स्वादि उत्पत्ति करके यहाँ सु ले आना है, ठीक है। माने शंडिकाः अभिजनाः यस्य, माने शंडिक देश है, अभिजन माने पूर्वजों का स्थान, ऐसा व्यक्ति जिसका, यस्य माने जिसका, तो वो क्या कहलाएगा, शांडिक्य। तो यहाँ प्रथमा समर्थ से आता है ये, तो ये शंडिक है और सु आ गया, प्रथमा व्यक्ति पूर्वत ले आइएगा, सु आ गया। अब यहाँ पर शंडिकादिभ्यो ञयः, ठीक है, शंडिकादिभ्यो ञयः, तो इससे क्या हुआ, शंडिकादि गण में पठित शब्द से अभिजन अर्थ को कहने के लिए क्या प्रत्यय हुआ, ञय प्रत्यय हुआ, ठीक है। देखिएगा मैं इसका अर्थ बताने की कोशिश करता हूं आपको, यदि हाँ ये सूत्र है, देखिए, ठीक है। ये क्या कहता है, अर्थ शंडिकादिभ्यो ञयः प्रथमा समर्थेभ्यः शंडिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो स्याभिजन इत्यस्मिन् विषये ञयः प्रत्ययो भवति। ये वही है, प्रथमा समर्थ शंडिकादि गण में पठित जो प्रातिपदिक है उससे अस्य अभिजन माने इसका निवास स्थान है, पूर्वजों का निवास स्थान है, उस अर्थ को कहने के लिए ञयः प्रत्यय होता है, ञयः, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहां पर इससे अभिजन को कहने के लिए कौन सा प्रत्यय आया, ये आया न्याय प्रत्यय, ठीक है। अब इसकी क्या है, तद्धित है, तद्धिता से कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई पूरे की, प्रातिपदिक संज्ञा होने से कृत तद्धित समास, ये सुपो धातु प्रातिपदिकयो से प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ञ है, प्रत्यय का है, ठीक है,
प्रत्यय का तो चुटू से इसके य की संज्ञा हो गई, तस्य लोपा अदर्शनम लोपा लग करके चला गया। क्या बचा? षंडिक य पूर्वत वृद्धि। पूर्वत वृद्धि माने यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा, अंगस्य अंग के अधिकार में तद्धितेश चामादे, जो पिछली वाली सिद्धि में हमने किया था, तद्धितेश चामादे से क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वृद्धिरेचि वृद्धिरादैच, ठीक है। और स्थानांतरमा लग करके आदेश को वृद्धि क्या हो जाएगी? श के अ को आ हो जाएगी, तो शा षंडिक को ये हो जाएगा शा हो जाएगा शांडिक, ठीक है। फिर इसके परे रहते यची वम से भसंज्ञा है, भस्य के अधिकार में यस्य तीचा से इस आकार का लोप हो गया, क के आकार का लोप हो गया, ठीक है। तो क्या बना? शांडिक्य। अब शांडिक्य कोई पुरुष है, उसको कहने के लिए स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, ठीक है। एक है तो सु आ गया पूर्वत और रुत विसर्ग आदि होकर के शांडिक्य, ये ऐसा बन गया, ठीक है, शांडिक्य। चलिएगा अब आइएगा, अब जो ब्राह्मण आवा पहले दिया था उदाहरण में, अब हम देखते हैं। ब्राह्मणा में कुछ भी नहीं है, विशेष नहीं है, ठीक है। ब्राह्मणा ये क्या है? बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बना दिया है। बहुवचन में कौन सी विभक्ति आती है? जस आती है, सु औजस जस आता है। तो ब्राह्मणा का अर्थ है बहुत से ब्राह्मण। यहाँ पर क्या है? ये हम ऐसा कर लेंगे, ये ब्राह्मण, ठीक है, ये ब्राह्मण और बहुवचन में जस आ गया, ठीक है। अब बस जस में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जस में क्या है? ये च वर्ग का है, ज छ ज तृतीय, तो प्रत्यय तो प्रत्यय के आदि जकार का एक संज्ञा हो गई, चुटू से यह संज्ञा हो गई, तस्य लोपा दर्शनम लोपा। क्या बचा? अस बचा। अब देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब इसकी हलंत्यम से क्यों संज्ञा नहीं हो रही? संज्ञा हलंत्यम से क्यों नहीं हो रही इसकी संज्ञा? क्योंकि अंतिम हल है ये उपदेश में। तो आप ध्यान करिएगा, कुछ कक्षा पहले मैंने सूत्र पढ़ाया था, न विभक्तौ तुस्माह, अर्थात विभक्ति संज्ञक होता है उसके अंतिम त वर्ग के अक्षर और स और म की संज्ञा नहीं होती है। इसकी विभक्ति संज्ञा विभक्तिश्च से जस की, इसलिए सकीत संज्ञा नहीं हो रही। ध्यान रखेंगे, बार बार मैं भी ध्यान दिलाऊंगा, आपको पक्का कर लेना है, ठीक है। कोई विद्वान आपको पूछ सकता है ये बात, तो आपको उत्तर आना चाहिए। तो ये अस बचा। अब यहाँ पर क्या आकाश सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था, तो उसका अपवाद कर दिया, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। क्या? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। ये प्रथमा व्यक्ति में जो वास्तव में जो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है, माने इस आ और इस आ दोनों के स्थान में ऐसा आ दीर्घ हो जाएगा, ऐसा। तो क्या बन जाएगा? ब्राह्मणास। ये ब्राह्मणास बन जाएगा आपका, और फिर इसको स को रुत विसर्ग आदि करके क्या बन गया? ब्राह्मणाः, ये बन गया, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा उदाहरण था पुरुचारी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। कुरुचरी, ठीक है। कुरुचरी का अर्थ है कुरु देश में, कुरु माने कुरु जो स्थान है, कुरुक्षेत्र कुरुओं का, उस स्थान में घूमने वाली कोई स्त्री, ठीक है। कुरुषु चरती, कुरुचारी, कुरुषु माने कुरु देशों में चरण विचरण करने वाली स्त्री। तो कुरु माने कुरुओं के जो कुरु कौरव लोग थे, उनके छोटे छोटे कोई गांव आदि होंगे, जनपद आदि छोटे छोटे कई, ठीक है, उनमें तो चरते। तो क्या है? कुरु देश में घूमने वाली कोई स्त्री को कहते हैं कुरुचारी। अब यहां पर क्या करना है देखिए, अब यहां पर ये कुरुषु चरती किया है हमने, तो क्या है? इसमें प्रत्यय लाना धातु से। तो क्या है? कुरु उपपद रहते हुए,
ये सप्तमी का है कुरुषु, ठीक है। तो सप्तमी बहुवचन का है, तो यहाँ पर कुरु और सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय आ जाएगा सुप, और चर धातु है ये, ठीक है, चर धातु, क्योंकि विचरण करने की अर्थ में हमें प्रत्यय लाना है। ये आगे आपको तीसरे अध्याय में ये पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, चर की भूवादयो धातुवा से धातु संज्ञा है, चर की भूवादयो धातुवा से धातु संज्ञा है। भूवादय फिर धातुओं के अधिकार में, वही धातुओं के अधिकार में क्या है, सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्थान। ये मैंने आपको पहले भी 2 से 3 बार पढ़ा दिया है, अभी फिर मैं आपको इसकी छोटा सा अर्थ बता देता हूं। तत्र माने उस धातु के अधिकार में, तीसरे अध्याय के जो प्रथम पाद का धातु सूत्र है उसके अधिकार में, जो सप्तमी सूत्र में जो सूत्र है वहां से आगे, उनमें जो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद होता है, सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद होता है, वो पद सूत्र में जो पद होता है वो जिसको कहता है उसकी क्या हो जाती है, उपपद संज्ञा। ये उपपद संज्ञा करता है, वास्तव में अधिकार भी है, उपपद संज्ञा भी करता है। तो इससे क्या है, इसके अधिकार में ये चरिष्ठा सूत्र है, ठीक है। ये कहता है कि चरिष्ठा कि चर धातु से माने कर्मणि उपपदे चर धातु टह प्रत्ययो भवति। कोशिश करता हूं आपको इसका अर्थ दिखाने का, ठीक है। आइएगा, ये देखिएगा, ये तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 16वां सूत्र है चरिष्ठा। क्या कहता है, चर धातो अधिकरणे सुबंते उपपदे टह प्रत्ययो भवति, ठीक है। कर्मणि नहीं था, अधिकरण है, अधिकरण में, ठीक है। अधिकरण वाची, अधिकरण माने सप्तमी आ गया। तो चर धातु से अधिकरण सुबंते उपपदे माने उपपद संज्ञा वाला, माने पूर्व में समीप में रहते हुए धातु से क्या हो जाता है, चर धातु से ट प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे यहां दिया कुरुचरा मद्रचरा कुरुचरी मद्रचरी, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे तब। तो यहां पर क्या हुआ देखिएगा, यहां पर ये उपपद है, सप्तमी व्यक्त्यंत है, चर धातु है, ठीक है। इससे क्या हो गया, कर्ता अर्थ में ट प्रत्यय आ गया, चरिष्ठा से प्रत्यय परस्ट लग गया, ट आ गया। अब ट आ गया, और इस ट की क्या है, कहते हैं उपपदा मतिंग। समास कर लेते पहले, ठीक है। समास करने से क्या हुआ, ये उपपदम अतिंग माने तिंग भिन्न शब्द उपपद संज्ञक के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर बस ये समास का सूत्र हम समास प्रकरण में पढ़ेंगे। तो इसका ये क्या है, उपपद संज्ञा है इसकी, पुरुष की, इससे क्या है उपपद संज्ञा है। तो इससे उपपद संज्ञा होने से क्या हुआ, इसकी उपपद रहते हुए इसके साथ में इसका क्या हो गया, समास हो गया। क्या हो गया, समास हो गया। समास हो गया किसके साथ, इसको चारट्टा पूरे के साथ में हो गया, ठीक है। तो समास हो गया, फिर समास होकर कृत तद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो, क्या हुआ, लुक हो गया, इस सुप का लुक हो गया। अब यहाँ ये कुरु चरट्टा ऐसा बचा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट प्रत्यय है, तो चुटू से क्या हुई, ट वर्ग में प्रत्यय के आदि ट वर्ग की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो इत संज्ञा ये होगी ट, तस्य लोपा दर्शनम लोपा, तो ट का आ बच्चा, इसमें मिला दीजिए कुरु चर आ, ठीक है, कुरु चर आ। तो अब ये हो गया कुरु चर बन गया। अब यहाँ पर हमें स्त्री को कहना है, स्त्री को कहने के लिए का प्रत्यय विशेष आता है। क्या आता है, प्रत्यय विशेष आता है। क्या प्रत्यय आता है, अब टित होने से, टित है ये है, टित प्रत्यांत शब्दों से यदि स्त्रीलिंग को कहना होगा तो उसके लिए ये सूत्र है टिड्ढाणी इत्यादि, ठीक है। स्त्रीलिंग में इससे क्या हुआ, गी प्रत्यय। मैं सूत्र आपको दिखा देता हूं क्या सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र है आपका चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 15वां सूत्र, टिड्ढाणी द्वय सज दग्नई मात्रच तयप ठक ठई कई परपाह, ये सूत्र है, ठीक है। अब देखिए,
अर्थ क्या है इसका, अर्थ में बता देता हूं। टित ढ अण आई द्वैसच दग्नच मात्रच तयप ठक ठई कई क्वरप। ठीक है, इति एवं अंतेभ्योनुपसर्जनेभ्यः अदंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां गी प्रत्ययो भवति। माने ये कहते हैं ये सभी प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय हैं जिसके अंत में ऐसा गौण प्रातिपदिक, ठीक है, क्या है, अनुपसर्जन होना चाहिए, तो अदंत होना चाहिए, ह्रस्वकारांत होने चाहिए, प्रत्यांत शब्द क्या है, ह्रस्वकारांत होने चाहिए, तो उनसे यदि स्त्री को कहा जाएगा तो गी प्रत्यय होगा। क्या होगा बोलो, गी प्रत्यय। गी प्रत्यय हो जाता है बस प्रत्यय परश्च, तो कुरचरी यहां पर भी दिया है ये। ठीक है, अब देखिए तो इससे गीप हुआ गीप। अब यहाँ पर क्या, लशक उत्तद्धित से नकीत संज्ञा और हलंत्यम से पकीत संज्ञा, तस्य लोपा दर्शनम लोपा ई बचा, तो कुरुचारी। और ठीक है, यहाँ पर क्या बना अभी देखना पड़ेगा आपको, ये क्या बना, कुरुचारी, ये कुरुचारा। ठीक है, ध्यान देंगे, चारा और ई। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्वत, यहाँ कुछ अब गुरुजी पूर्वत कर देंगे। ठीक है, पूर्वत करने से क्या हुआ है यहाँ पर, यशी भम, यची भम से क्या भसंज्ञा हो गई, इसके पहले इसकी भसंज्ञा हो गई। भसंज्ञा के अधिकार में क्या, भस्य यस्य तीचसे क्या हुआ, इसके आकार का लोप हो गया। यहाँ दिखाया नहीं है परंतु हमें लगाना पड़ेगा। यस्य तीचसे आकार का लोप हो गया, लोप होकर के इसमें मिल गया, तो क्या बना, कुरुचारी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए हलंत कर दिया गुरुजी ने यहाँ पर अच्छे। अब स्वादी उत्पत्ति करेंगे, सु आ जाए, सु का सा और उसका हलग्याम भी दीर्घात सूती सी प्रक्तम हल से क्या कर दिया, अब संजक स का लोप हो गया, तो क्या बना, कुरुचरी बन गया। कुरुचरी माने कुरु देश में विचरण करने वाली स्त्री। अब मुख्य रूप से हमें यहाँ पर ये जो समझना था चुटु सूत्र पर, कि प्रत्यय के आदि में वर्तमान यदि ट का को टबर का कोई अक्षर है तो उसकी संज्ञा हो जाती है, और पूरी सिद्धि मैंने आपको करा दी है। ठीक है, पूरी आपको यदि समझ में नहीं आती कोई परेशानी नहीं, आगे तो आनी है दोबारा, ये सारे सूत्र आगे पढ़ने हैं आपको। चलिएगा, ये तो हुई। इसी प्रकार आपको क्या करना है, सभी सूत्र इसी सिद्धि वाले सारे सूत्र इसमें लगेंगे। इसी प्रकार मद्रेशु चरती मद्रचरी, माने मद्र देश में घूमने वाली स्त्री। ठीक है, मद्र देश में घूमने वाली स्त्री, तो यहां पर वहां क्या कुरु था या मद्र, बस सामान्य, और सब कुछ आपको बनाना है अब स्वयं। ठीक है, एक मैंने बना दिया, अब दूसरा आप बनाएंगे तभी आप सीखेंगे। तो बस मद्र चर के यहाँ कुरु है, यहाँ पर मद्र, सारा समान है। ठीक है, आइएगा, अब हमारा उदाहरण आ रहा है, इसके बाद में उपसारा जहा, क्या रहा है, उपसारा जहा, ये लीजिएगा, उपसारा जहा, उपसारे जाता तालाब के समीप पैदा होने वाला। उपसर्ग का अर्थ होता है तालाब का समीप। ठीक है, तालाब के समीप छोटी नली नाले होते हैं वो। ठीक है, तो उपसर्जः माने तालाब के किनारे, तालाब के समीप पैदा होने वाले कोई जीव जंतु आदि। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, उपसर, ये उपसरे है, क्या हमने विग्रह किया था, आपको देखना पड़ेगा क्या किया हमने, उपसरे जाता। तो उपसर ये कौन सप्तमी व्यक्ति है, तो ये तो लौकिक विग्रह है। अलौकिक करेंगे तो क्या है, उपसर गी अलग कर देंगे, और ये जन धातु है। क्या है, जन धातु। जन धातु है, जन के धातु का भूवादेव धातुवा धातु संज्ञा, और धातु उपदेशीय अजन्नासिक इत से क्या है, इसके आकार की इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा दृश्यनम लोपा। अब क्या है, सब कुछ पूर्वत होकर के क्या हुआ, यहाँ पर धातु संज्ञा है धातुओं के अधिकार में, और तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ वो भी लगेगा। ठीक है, बताता हूं, तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ और धातु, और धातुओं के अधिकार में सूत्र है आपका
सप्तम्याम जनेरुड़ः 3 2 97। ये सारे वास्तव में जो आपको मैं बताता हूँ सूत्र, ये आगे पढ़ेंगे तो आपको ये इस पूरे समझ में आएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा आपको संस्कार बनाना है। अब आप कहेंगे गुरुजी तो बोलते जाते हैं और हमें तो ये पता नहीं। आपको नहीं पता होगा, मैंने तो ये कई बार पढ़ दिए हैं और कई बार पढ़ा दिए हैं, इसलिए मेरे को तो याद हैं। जब आप भी कई इसको पढ़ लेंगे एक बार तो पढ़ लेंगे, आखिर फिर पढ़ाएंगे तो फिर आपको मेरे जैसे हो जाएंगे, मेरे से अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पाठक हमारे से भी अधिक बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो सप्तम्याम जनेरुड़ः, सप्तम्याम जनेरुड़ः ये सूत्र क्या कहता है, इसका अर्थ देख लीजिएगा। वैसे तो सामान्य कहता है कि सप्तम्यंत पूर्व में रहते हुए जन धातु से डह प्रत्यय होता है, इतना अर्थ है। अर्थ में आपको दिखा देता हूं, आइएगा। ये सूत्र है आपका 3 2 97। अर्थ क्या है इसका, सप्तम्यंते उपपदे जनेर धातोर ड प्रत्ययो भवति भूते काले, भूतकाल में होता है, माने उत्पन्न हुआ, हो रहा है, होगा ऐसा नहीं, हुआ। तो क्या है, सप्तम्यंत उपपद रहते हुए जन धातु से कौन सा प्रत्यय हो जाता है, ड प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण ऐसे दिया है, उपसर्जः मंदुरजः आदि। ठीक है, अब देखिएगा, इसके ड प्रत्यय हो गया, ड प्रत्यय परश्च परे आ गया, फिर इसमें ड प्रत्यय यहां पर हो जाएगा और ये पूर्वत क्या है कि ऐसा बन जाएगा उप, ये मानिएगा यहां ड प्रत्यय आ गया। ठीक है, ड आ गया, ये यहां आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, उपपद मतिंग से समास हो गया, समास होने सुपो धातु प्रातिपदिकयो से इसका लुक हो गया। ठीक है, दो ही का ड प्रत्यय था, समासा इत्यादि पूर्वत माने उस सूत्र के समान लुक हो गया। अब क्या है, ड जो ड प्रत्यय है, इसके ड की क्या है, चुटू से क्या हो जाती है, इत संज्ञा, और तस् लोप अदृश्यम लोपा अवचता है। ठीक है, आइएगा आगे देखते हैं। तो ये हो गया उपसारा जाना ड, चुटू से इसके ड की संज्ञा हो गई, तस् लोप अदृश्यम लोपा चला गया। क्या बचा आपका, उपसारा जन और अ, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक वार्तिक है, वार्तिक है 6वें अध्याय के 4थे पाद का, बस केवल मैं अर्थ बताऊंगा आपको। यहां पर क्या वार्तिक है, तो ये डित होने से, ये जो ड है, ड की इत संज्ञा की है, इसका कोई प्रयोजन नहीं दिखता। अष्टाध्यायी में कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि इसके डित का कोई काम किया गया उडित को लेकर के। इसलिए आचार्य कात्यायन महाराज जी ने कहा कि डित सामर्थ्यात अवश्यापिटेर लोपा, यहां पर इसके परे रहते ये पूर्व की भाषंज्ञा तो है ही नहीं, क्योंकि भाषंज्ञा तो विशेष की होती है, प्रातिपदिक की होती है, ये तो धातु है। तो कहते हैं डित सामर्थ्यात, माने इस प्रत्यय में डक की संज्ञा की गई है और उसका प्रयोजन कोई दिखता नहीं है, प्रयोजन कुछ दिखता नहीं है। तो डित का मुख्य प्रयोजन होता है उस टी का लोप करना, और वो भसंज्ञक माने प्रातिपदिकों का टी का लोप होता है। तो कहते हैं डित सामर्थ्यात अवश्यापि, माने यहां पर भसंज्ञा न होने पर भी आवश्यक, मैं आवश्यक जो शब्द है उसके भी टी का लोप हो जाता है यदि डित प्रत्यय परे है, तो बिना भसंज्ञा हुए। क्योंकि डित करण का डित सामर्थ्यात, माने डित के अंदर महर्षि पाणिनि ने ऐसी शक्ति भर दी कि भाई भसंज्ञा नहीं होगी तो भी डित प्रत्यय के परे रहते पूर्व के टी का लोप कर देना चाहिए। तो इस वार्तिक के सहयोग से हम टी का लोप कर लेते बिना भसंज्ञा हुए ही। तो ये टी का लोप क्या हो जाएगा, टी का लोप करेंगे तो जन है, ये क्या है, जन। जन में टी का टी संज्ञा किसकी है, अचोन्त्यादि टी, माने अचाम मध्य यो अंत्य अच स आदि यस्य समुदायस्य स सम यस्य समुदायस्य स समुदाय टी संज्ञको भवति। तो ये अन वाक्य क्या हो गया, टी संज्ञा। तो ठीक है, इस वार्तिक से लोप हो गया अन का लोप हो गया। ठीक है, तो ऐसा बता उपसारा ज अ, ठीक है, उपसारा ज ऐसा बन गया। ये कृत प्रत्यय कैसा है, कृत है, ये तद्धित नहीं है,
कृत है, कृत तिंग से कृत है ये, तो कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या है, सुपो धातु, हाँ क्या प्रातिपदिक संज्ञा होने से स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, ज्ञान प्रातिपदिकात आदि लग करके, तो क्या बन जाएगा, उपसर्जा, पूर्वत सु आकर विसर्जनीय होकर उपसर्जा, ये बन गया। उपसर्जा का अर्थ है तालाब के किनारे उत्पन्न हुआ कोई प्राणी, और वो पुरुष है, ठीक है, इसी प्रकार कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मंदुरायाम जाता मंदुरजाह, ठीक है। मंदुरा का अर्थ होता है अश्वशाला, घोड़े जहां पर रहते हैं वह, ठीक है। मंदुरायाम जाता माने अश्वशाला में पैदा होने वाला कोई भी प्राणी, तो मंदुरजाह की सिद्धि जाने, सारे सूत्र वही लगेंगे। क्या वहां उपसर्ग शब्द था, यहां पर क्या शब्द है, मंदुरा, ठीक है। बस इतना अंतर है, वहां पर ये ह्रस्व था, यहां पर ये दीर्घ है, वो उपसर्ग था और ये क्या है, मंदुरा, मंदुरा है, परंतु शब्द क्या बना हमारा, मंदुरा, जहां माने ये ह्रस्व हो गया, र को ह्रस्व कर दिया, तो उसको ह्रस्व करने वाला एक सूत्र अलग लगेगा, बाकी के सूत्र वही लगेंगे सारे, उपसर्जा वाले सूत्र ही लगेंगे आपको लगाने। विशेष सूत्र कौन सा लगा है, केवल यहां मंदुरा को ह्रस्व, ठीक है, मंदुरा को ह्रस्व करना है। ह्रस्व करने के लिए सूत्र है ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम, 6-3-62 से हो गया, बस यही विशेष है। कहते हैं कि संज्ञा गम्यमान हो रही हो, अथवा छंद में, छंद माने वेद में, गीवंत और आवंत माने, गीवंत माने गीप गीश गीन, आपका अर्थ होता है टाप डाप चाप, तो माने स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इनको बहुलम माने बहुल करके, कभी इसको ह्रस्व हो जाता, कभी नहीं होता है। तो यहां पर ये क्या है, आवंत है, ये आवंत माने टावंत शब्द है, तो इसको क्या है, यहां संज्ञा है, ये किसी की संज्ञा है, वास्तव में संज्ञा गम्यमान हो रही है, माने अश्वशाला में उत्पन्न होने वाली हर चीज नहीं, कोई प्राणी विशेष को बोलते हैं मंदुरा जहां, ठीक है। वहां कोई कीड़ा आदि होता है, उसका वास्तव में उसकी संज्ञा है, तो संज्ञा गम्यमान होने से क्या है, इसको मंदुरा को मंदुर ह्रस्व हो गया, ह्रस्व क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, इसको ये आ हट के ह्रस्व आ जाए, तो बस मंदुरजाह ये बन जाएगा आपका, और कुछ विशेष नहीं करना, ठीक है। ये इसमें ज्ञापोष संज्ञा छंदशोर बहुलम, ये हो गया मित्रों आपका। चलिए बहुत सुंदर, यहां तक मैं आपकी गाड़ी ले आया, ठीक है। और अंतिम उदाहरण और है आपका, ठीक है। कौन सा उदाहरण है, अंतिम, आन्ना, आन्ना, चलिएगा, ये लीजिएगा। अन्न शब्द का अर्थ है अन्नम लब्धा, अन्न को प्राप्त होने वाला, ठीक है। माने अन्न को प्राप्त किया है जिसने, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, आन्न, ठीक है। तो यहां पर हमने विग्रह किया, अन्नम लब्धा, अन्न को प्राप्त करने वाला। लौकिक विग्रह में ये द्वितीय है, द्वितीयांत है, और ये लब धातु है यहां पर, ठीक है। तो अन्न प्रातिपदिक है, पूर्वत अन्न शब्द से द्वितीय विभक्ति ले आएंगे, अर्थात कर्मणि द्वितीय से द्वितीय ले आएंगे, कर्मणि द्वितीय लगा करके सारे जो सूत्र हैं स्वादि उत्पत्ति के वो लगाइएगा आप। तो क्या हो गया, यहां पर अन्न अम आ गया, ठीक है, अन्न अम आ गया,
अब यहां पर क्या हुआ, अन्नान्नः, एक सूत्र है क्या, अन्नान्नः, 4 4 85। मैं आपको अर्थ दिखाता हूं। ये अण प्रत्यय करता है, क्या करता है, अण प्रत्यय करता है। देखिएगा ये सूत्र है अन्नान्नः, ठीक है, 4 4 85। क्या कहता है, द्वितीय समर्थात अन्न प्रातिपदिकात, संधि करके कर दिया, अन्न प्रातिपदिकाल लब्धे तस्मिन् अर्थे अणः प्रत्ययो भवति। ठीक है, द्वितीय समर्थ किसी प्रातिपदिक से, अन्न प्रातिपदिक से क्या है, लब्धा इस अर्थ में माने प्राप्त करने वाला, इस अर्थ में अणः प्रत्ययो भवति माने अणः प्रत्यय होता है। बस सरल है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अणः प्रत्यय हो गया, प्रत्यय प्रश्न से परे हो जाएगा, ये आ गया। अब यहां पर इसकी क्या हो गई, ये तो अन्न शब्द है इसमें, जो ये प्रातिपदिक से होता है। ठीक है, तो अन्न प्रातिपदिक से हुआ है, तो क्या हुआ, अण प्रत्यय हुआ, तो अन्न अम, तो अभी अण है, छुटू टवर्ग का अण है, तो उसकी संज्ञा तश्च लोपा, अदर्शनम लोपा, और फिर इसको कृतद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो। ठीक है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो से इसका क्या हुआ, लुक हो गया, लुक हो गया। फिर तो अन्न अ, यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठदात् प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा, अंगस्य अंग के अधिकार में तद्धितेषु चामादेह से माने ईत्रिणित प्रत्यय के परे रहते, तद्धित तद्धित ईत्रिणित प्रत्यय के परे रहते अंग के आदि एच को वृद्धि हो गई। वृद्धि क्या होगी, यहाँ पर स्थानांतरतमा है, और वृद्धि राधेच से आ को आ हो जाएगा, आ न आ। ठीक है, क्या स्थिति हो जाएगी आपकी, आन और आ। अब यहां पर यचिभम से इसके पहले इसकी क्या अंग भसंज्ञा यचिभम, भस्य के अधिकार में यश से तीच्छा से आकालोप हो गया। ठीक है, और ये आ इसमें जुड़ गया, क्या बना, आन, और फिर कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा है ही इसकी, तो और फिर स्वादि उत्पत्ति कर लीजिए, सु आ जाए, विसर्ग होकर के अन्नः ऐसा बन जाता। अन्नः माने अन्न को प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति। ठीक है, मुख्य रूप से आपने पढ़ा तो सूत्र था चुटू। क्या पढ़ा था, सूत्र आपको पढ़ाया गया है चुटू, परंतु चुटू पर पढ़ाते हुए आपको पूरी अष्टाध्यायी को घुमा दिया मित्रों। ये इन पुस्तकों में ये ऐसा क्रम नहीं है, आप सोचेंगे इसमें तो अष्टाध्यायी के सूत्रों के क्रमानुसार सारे सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, ये को पहले मुझे पीडीएफ बनानी होती है, तीनों पुस्तकों में से कोई कहीं सूत्र है, कोई कहीं सूत्र है, कोई कहीं सूत्र है, सब मेरे को उठाना लगता है, उठाना पड़ता है वहां से, कई घंटे लग जाते हैं। एक कक्षा की पीडीएफ बनाने के लिए घंटों लग जाते हैं मित्रों। पढ़ाने के लिए तो अलग समय होता है, पीडीएफ बनाने के लिए फिर उसको छांट करके, और इसको मैं ही छांट सकता हूं और कोई छांट भी नहीं सकता है, ये भी बात है, इसको मैं ही छांट सकता हूं। तो इतने पेजों की पीडीएफ बनाने में काफी टाइम जाता है मित्रों, और फिर आपको क्लास तैयार करके देनी होती है मुझे। इस 1 घंटे की क्लास के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे लगना पड़ता है, 3 घंटे लगना पड़ता है, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम मैं आया और यहां पढ़ाने लग गए, ऐसा नहीं होता मित्रों। ठीक है, तो मित्रों ये जो चुटू सूत्र था, ये चुटू सूत्र, इसको पढ़ने के लिए आप कहेंगे जी ये तो बहुत मेहनत करा दी। ये मेहनत आपकी आगे काम आएगी, इस बात को हमारे पहले से जो पढ़ते आ रहे पाठक हैं वो अनुभव करते हैं। पहले मैंने जो चीजें पढ़ा दी हैं वो आज उनके कार्य आ रहे हैं। ठीक है, तो चुटू सूत्र तो हमने पढ़ा, परंतु उसके साथ में हमने आगे आने वाली सूत्रों की सिद्धियां भी सीखी हैं। ठीक है, इसमें एक सिद्धि रह गई है। ठीक है, हाँ ये हमारे ध्यान से उतर गया, इसमें वाचा, ये ध्यान आ गया। ठीक है, वहां कहीं लिखा था वाचा,
वाचा, वाचा में कुछ विशेष नहीं था, वाचा में केवल टा प्रत्यय आता, तृतीया का रूप है, फिर भी हम उसको हमसे रहा है, तो गलती हुई है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर भी लिखा हुआ है इसमें। यहां पर ये पंक्ति छूट गई थी। ठीक है, यहां पर वाच शब्द से टा विभक्ति आती है, तृतीया का एक वचन का, तो टा में भी क्या हो जाती है, टा की चुटू से इत संज्ञा होकर, टकार की प्रकृत सूत्र से इत संज्ञा होकर के बस कुछ नहीं होता, वाच और आ मिला देते हैं तो वाचा बन जाता है। ठीक है, नहीं तो वास्तव में पहला उदाहरण तो यही था, इसका पहला उदाहरण तो यही था। तो बस है कुछ नहीं, परंतु इसमें टा तृतीया का एक वचन का आता है आपको। ठीक है, तृतीया एक वचन में आपका इसमें कर्ण में ले आइएगा, कर्त कर्ण तृतीया से तृतीया आ जाएगी। ठीक है, प्रमुख रूप से पूरी सिद्धि नहीं करनी है आपको, केवल वाच में या ये दिखाना है, टा में टकी संज्ञा हो जाती है तो आ बचता है, तो वाचा बन जाता तृतीया में। ठीक है, तो ये मित्रों मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे की कक्षा में अब हम आपको पढ़ाएंगे ये शाह प्रत्यक्ष चुटू भी हो गया आपका। अब आएगा लशक को तद्धिति। ठीक है, बस इत संज्ञा करने वाला ये एक सूत्र और है, बस ये सरल है। अगली कक्षा में मैं आपको कई सूत्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, तैयार रहिएगा। तो लशक को तद्धिति ये इत संज्ञा का अंतिम सूत्र है, बस इतने ही इत संज्ञा करने वाले सूत्र है। कहीं पर भी इत संज्ञा जाननी है तो आप यहीं पर आ जाइए। ठीक है, चलिएगा मित्रों, मेहनत से पढ़ते रहिएगा। मेहनत से पढ़ाना तो पहले हमको पढ़ता है, फिर आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा, सभी पाठकों को प्रणाम करते हैं, और जो पाठक मेरे साथ निरंतर लगे हुए हैं इस कक्षा को पढ़ने के लिए, उनको विशेष कर मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। सर्वेभ्यो नमः।